बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम बाब 5 के कसीरुल इंतखाबी सवालात का आगाज़ करेंगे। तो इसके लिए आइन चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। बाब नंबर 5 के कसीरुल इंतखाबी सवालात का आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर में। तो पहला एमसीक्यू है कि माया गैसेस की निस्बत कितने गुना ज़्यादा भारी होती हैं। माया गैसेस की निस्बत। तो बाब नंबर 5 के आगाज़ में ही आपने डेंसिटी के हवाले से, भारीपन के हवाले से पढ़ा था और आपने कहा था कि माया और ठोस ये गैसों की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा वज़नी होती हैं। लिहाजा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको मैं टिक करूंगा यहाँ पे, ये दुरुस्त जवाब है बी, क्योंकि माया और ठोस दोनों ही गैस की निस्बत, मैं लिखूंगा कि माया और ठोस ये दोनों ही गैसेस की निस्बत 1000 गुना भारी होते हैं। किसकी निस्बत? गैसेस की निस्बत। आगे चलते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ कि गैसेस मादा की हल्की तरीन हालत है और इनकी डेंसिटीज को हम किन यूनिट के अंदर जाहिर करते हैं। तो अगर ये हल्की है, डेंसिटी कम होती है, तो मुझे कोई छोटा यूनिट चाहिए इनकी डेंसिटी को जाहिर करने के लिए। तो हम गैसेस की डेंसिटी को ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर जाहिर करते हैं। ये भी हमने डेंसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है। तो डी दुरुस्त जवाब है, मैं इसको टिक करूंगा। तो गैसेस की डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर के अंदर, जबकि माया और ठोस की डेंसिटी को हम जाहिर करते हैं ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे, ये बोर्ड के अंदर पूछी जा सकती है एमसीक्यू के हवाले से। तो गैसेस की डेंसिटी को हम ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर में जाहिर करते हैं। तीसरा एमसीक्यू है कि फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन से डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पर इनमें से कौन सी चीजें आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होती हैं। मतलब कि गैस और ठोस ये दोनों आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट पर माया और गैस होती है, माया और ठोस होता है, या ये सारी दुरुस्त जवाबात है। तो आपने पढ़ा फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक माया किसमें तब्दील होने लगता है, ठोस के अंदर तब्दील होने लगता है। तो वो टेम्परेचर, वो दर्जा हरारत जिस पर एक माया ठोस के अंदर तब्दील होगा, उस दर्जा हरारत को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो लिहाजा फ्रीजिंग पॉइंट पर माया और ठोस इन दोनों की, यही दोनों असल में आपस में इक्विलिब्रियम के ऊपर होंगी। माया के मॉलिक्यूल ठोस में, माया से ठोस और ठोस से मॉलिक्यूल के अंदर तब्दीलियां हो रही होंगी मॉलिक्यूल की। लिहाजा मैं कहूंगा कि इक्विलिब्रियम में यही दो हालतें होंगी आपस में। तो सी जवाब दुरुस्त है, मैं इसको यहाँ पे टिक करूंगा। चौथा एमसीक्यू है कि ठोस पार्टिकल्स में से इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती है। हमने बताना है ठोस के अंदर इनमें से कौन सी मोशन पाई जाती है। अब हम जानते हैं मोशन ज्यादातर मॉलिक्यूल 3 तरह की जाहिर करते हैं। उनमें वाइब्रेशनल मोशन भी होती है, रोटेशनल मोशन भी होती है, ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। मैं अगर एक एक करके आपको बताऊं कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होती है, अगर ये एक मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल एक सीधी लाइन में हरकत करेगा तो इसकी इस हरकत को, इसकी इस मोशन को हम क्या नाम देंगे? ट्रांसलेशनल का नाम देंगे। इसी तरह से ट्रांसलेशनल मोशन, इसी तरह से अगर अगर एक मॉलिक्यूल है, ये था मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनोटॉमिक। अगर एक डाइटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम के दरमियान में एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये दोनों एटम अपनी मीन पोजीशन से सिर्फ
आगे और पीछे की जानिब हरकत करते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं हैं, अपनी पोजीशन पर रहते हुए सिर्फ आगे पीछे हरकत करेंगे, ये दोनों अपनी पोजीशन पर रहकर, इनकी ये मोशन क्या कहलाती है? इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। और अगर हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें काफी ज्यादा एटम्स मुश्तमिल हैं और बॉन्ड्स के जरिए आपस में कनेक्टेड हैं, तो एक बॉन्ड के लॉन्ग बाकी एटम्स क्या कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने का मतलब है कि वो घूम सकते हैं, तो लिहाजा ऐसी मोशन क्या कहलाती है? रोटेटरी मोशन कहलाती है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की मोशन पाई जाती हैं। अब सवाल ये है कि ठोस के मॉलिक्यूल में कौन सी मोशन पाई जाएगी? तो ठोस के मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, आपने पढ़ा है। तो जो मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को छोड़े बगैर आगे पीछे हरकत करता है, उसकी वो मोशन क्या कहलाती है? वाइब्रेटरी मोशन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ठोस के मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। मैं बी ऑप्शन को टिक करूंगा। तो चूंकि ठोस के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेटरी मोशन पाई जाती है, लिहाजा जो बी ऑप्शन है ये दुरुस्त है, मैं इसको टिक करूंगा। उसके बाद पांचवा एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सा एमॉर्फस ठोस नहीं है? जो एमॉर्फस ठोस नहीं है हमने वो बताने। रबर ये एक एमॉर्फस ठोस है, प्लास्टिक ये भी एक एमॉर्फस ठोस है, शीशा ये भी एक एमॉर्फस ठोस है, जबकि ग्लूकोज ये एमॉर्फस ठोस नहीं है, ये एक क्रिस्टलाइन ठोस है। तो लिहाजा हमने वही ठोस बताना था जो अमॉर्फस नहीं है, तो ग्लूकोज जो कि क्रिस्टलाइन है, तो लिहाजा मैं डी ऑप्शन को यहाँ पे दुरुस्त मानते हुए टिक करूंगा। आगे छठा एमसीक्यू है, हमने बताना है कि एक एटीएम प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है। तो एटीएम से पास्कल के अंदर हमने अपने यूनिट को तब्दील करके बताना है। तो हमने ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में यूनिट को तब्दील करना बड़ी तफसील के साथ समझा था। हमने पढ़ा था कि एक एटीएम ये बराबर होता है 760 टॉर के। फिर हमने पढ़ा कि ये जो 760 टॉर है ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। फिर आपने पढ़ा कि ये जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ये बराबर होता है 1.1325 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर के। और फिर आपने पढ़ा कि ये जो 1.1325 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर है ये बराबर होता है 1.1325 पास्कल के। तो ये सारे यूनिट्स की तब्दीलियां आपने सीखी हैं, ये सारे आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब कि जो एक एटीएम है वो बिल आखिर इसके बराबर होगा इतने पास्कल के। तो यहाँ से मैं देखूंगा कि जो मेरी ए ऑप्शन है ये दुरुस्त है, मैं ए ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर लूंगा। उसके बाद सातवां एमसीक्यू है कि इवेपोरेशन में जो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेशन के अमल के दौरान जो मॉलिक्यूल माया की सतह को छोड़ते हैं, इनमें कौन सी चीज होती है? इवेपोरेशन के अमल में जो मॉलिक्यूल माया की सतह को छोड़ेंगे, क्या इनकी एनर्जी कम होती है, दरमियानी एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, या इनमें से कोई भी दुरुस्त जवाब नहीं है। तो इवेपोरेशन का अमल हमने पढ़ा था कि यह सतही अमल है। असल में आप फर्ज कर लें हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमारे पास एक माया पड़ा हुआ है। ये माया के वो मॉलिक्यूल हैं जो सतह के ऊपर पाए जाते हैं, ये मॉलिक्यूल है जो सतह से नीचे बीकर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो सतह के मॉलिक्यूल होते हैं, जब इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ज्यादा एनर्जी की बुनियाद पर ये मॉलिक्यूल अपनी सतह को छोड़कर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये अमल क्या कहलाता है? इवेपोरेशन का अमल कहलाता है। तो वो मॉलिक्यूल ही हमेशा सतह को छोड़ के जाता है
जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा मैं सी ऑप्शन को दुरुस्त मानते हुए यहाँ पे इसको टिक करूंगा। 8वां एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सी गैस तेजी से डिफ्यूज करती है। डिफ्यूजन बतानी है कि इसमें ज़्यादा तेजी से होती है। तो अगर मैं डिफ्यूजन का एक आपको रिलेशन बताऊं जिसकी मदद से इस एमसीक्यू को समझना आसान हो जाएगा, और वो रिलेशन है डिफ्यूजन का मास के साथ, डिफ्यूजन का ताल्लुक एटॉमिक मास के साथ। तो डिफ्यूजन और एटॉमिक मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिस गैस का एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी डिफ्यूजन की रफ्तार कम होगी, जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन की रफ्तार ज्यादा होगी। तो मुझे देखना पड़ेगा इनमें से एटॉमिक मास, क्योंकि मैंने बताना है कि कौन सी तेजी से डिफ्यूज होती है, और तेजी से वो होती होगी जिसका मास कम होगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब में से सबसे कम मास हाइड्रोजन का है। तो मैं हाइड्रोजन को दुरुस्त ऑप्शन के तौर पर टिक करूंगा। 9वां एमसीक्यू है, इनमें से कौन सी चीज बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज नहीं होती। आपने बताना है जो असरअंदाज नहीं होता। आपने बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होने वाले मुख्तलिफ अनासर पढ़े थे, फैक्टर पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा था इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस, ये बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होती हैं। बैरूनी प्रेशर असरअंदाज होता है, और माया की नौयत भी बॉइलिंग पॉइंट पर असरअंदाज होती है। तो लिहाजा सिर्फ इब्तदाई टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट को असर नहीं करता। इब्तदाई टेम्परेचर जो मर्जी हो, अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो चाहे आप उसको 50 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू करें या उसको 25 डिग्री सेल्सियस से गर्म करना शुरू करें, पानी ने बॉयल आकर 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होना है। तो लिहाजा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो इब्तदाई टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा। तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 10वां, गैसेस की डेंसिटी बढ़ती है जब इसका, अगर मैं डेंसिटी का एक ताल्लुक देखूं तो डेंसिटी बराबर होती है यूनिट वॉल्यूम का जो मास है, किसी गैस का यूनिट वॉल्यूम जितना मास रखता है वो डेंसिटी कहलाता है। तो मैं वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का ताल्लुक बना सकता हूं कि अगर वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब डेंसिटी उस गैस की ज्यादा होगी जो कम जगह घेरेगी। तो यहां पर हमने बताना है कि डेंसिटी कब बढ़ती है। तो डेंसिटी तब बढ़ेगी जब वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब वॉल्यूम कब कब होगा, आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर ये एक गैस को फिल किया हुआ है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक पिस्टन की मदद से प्रेशर लगाते हैं। जैसे ही आप इस बीकर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं एक पिस्टन की मदद से, तो ये आपके पास एक बीकर है जिसके ऊपर ये पिस्टन की मदद से आपने प्रेशर लगाया। तो जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। प्रेशर के बढ़ने से गैस का वॉल्यूम कम हो गया, और आपने पढ़ा जब गैस का वॉल्यूम कम हो गया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब हो गए, उनका मास भी बढ़ गया थोड़ी जगह के ऊपर। तो वॉल्यूम कम होने से आपने पढ़ा कि डेंसिटी बढ़ जाती है। लिहाजा हमने देखना है कि प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ती है। तो इधर देखते हैं कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है इसके लिए। तो जो पहली ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से, दूसरी में लिखा हुआ है प्रेशर के बढ़ाने से, तीसरा वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से, और चौथे पर है कि इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने कहा कि प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी में इजाफा होता है, तो बी ऑप्शन मैं दुरुस्त मानूंगा, इसको मैं टिक करूंगा। 11वां एमसीक्यू है, माया का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है। हमने वेपर प्रेशर की बात करनी है कि ये कब बढ़ेगा। वेपर प्रेशर क्या होता है कि ये एक माया है, तो माया के जब वेपर बनते हैं वो वेपर बनकर माया की ही सतह के ऊपर जो प्रेशर लगाते हैं वो प्रेशर माया के वेपर का क्या कहलाता है, वो प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। ये वेपर है और ये सतह के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं इस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। तो जितने ज्यादा वेपर होंगे लगने वाला प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा सतह के ऊपर। इसका मतलब कि जितने ज्यादा वेपर उतना ज्यादा प्रेशर, और वेपर ज्यादा कब होंगे, जब हम क्या करेंगे, इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में तब्दील होंगे और ज्यादा मॉलिक्यूल वापस
माया में तब्दील होते वेपर की सतह पर क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। पहला है प्रेशर में इजाफा, बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा है टेम्परेचर में इजाफा, तो जी जब हम टेम्परेचर में इजाफा करेंगे तो टेम्परेचर में इजाफे से ज़्यादा वेपर बनेंगे और वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो बी जो है वो दुरुस्त जवाब है, तो बी को मैं टिक करूँगा। अजीज़ तलबा तालबात, आज के लेक्चर में आपने बाब 5 के सारे कसीरुल इंतखाबी सवालात को समझकर हल करने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।